हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देख रहे हैं, जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं दोस्तों। पहले लेक्चर में हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास देखा था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास जो था वह 1962 से लेकर शुरू हुआ था दोस्तों, और 2021 तक के हमने पूरे इतिहास को कवर किया था। जो दूसरा लेक्चर जो हमने देखा था, उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी संस्थान थे उन पर हमने चर्चा की थी। और ये सारे टॉपिक दोस्तों प्री और मेंस दोनों ही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यदि कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, व्यापम या एमपीएसआई या यूपीएससी या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में आपको जितने भी कक्षाओं से रिलेटेड और उपग्रह से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं वह सारे एक ही लेक्चर में कवर करवा दूँ। मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिखे हैं, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमेशा डाउट किस चीज़ का होता है? पहला तो यह कि सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, और दूर संचार उपग्रह क्या होते हैं, नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह क्या होते हैं, फिर पृथ्वी की कक्षाएं कितने प्रकार की होती है, ध्रुवीय कक्षा क्या होती है, भू स्थिर कक्षा क्या होती है, भूतुल्यकारी कक्षा, सूर्य तुल्यकारी कक्षा। तो इस प्रकार के डाउट हमारे मन में आते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, और यदि फिर भी रहता है तो आप कमेंट में करके उसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। शुरुआत में दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वी की कक्षा क्या होती है। कि कक्षा यदि पूछ लिया जाए कि किसी भी पिंड की कक्षा क्या होती है, तो दोस्तों देखिए, एक पिंड है, एक कोई दूसरा पिंड है। मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग को हम पृथ्वी की कक्षा कहेंगे दोस्तों। सिंपल सी परिभाषा है कि कोई अन्य पिंड, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि अन्य पिंड द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मार्ग। जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो आसपास जो पथ बना होता है उसे आप मंदिर की कक्षा कह सकते हैं। उसी तरह पृथ्वी के आसपास का जो पथ बना हुआ है, जहाँ पे अन्य खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा और हमारे कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा लगाते हैं, उस पथ को हम कक्षा कहते हैं। अब जो दोस्तों, कक्षा को दूरी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की कक्षा है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी कक्षा? तो पृथ्वी के जो सबसे पास की कक्षा है दोस्तों, जिसकी की जो ऊंचाई है वो 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है, इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा कहा जाता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लियो कक्षा कहा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब पृथ्वी के सबसे पास की कक्षा, जो पृथ्वी के सबसे पास स्थित है। उसके बाद जो कक्षा आती है जिसे मध्य की कक्षा कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी के मध्य की कक्षा, इसकी जो ऊंचाई होती है वह 8000 से लेकर के 20000 किलोमीटर तक होती है। और जो तीसरी कक्षा होती है जो दोस्तों, वह है पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा, जो पृथ्वी से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है दोस्तों। कहाँ तक? पृथ्वी से यदि ऊंचाई नापेंगे तो 36,000 किलोमीटर। और सबसे जो खास बात है, देखिए क्या हुआ कि वैज्ञानिक लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे उपग्रह का जो आवर्तकाल है दोस्तों, वह बढ़ता जा रहा है। आवर्तकाल मतलब कि उपग्रह को पृथ्वी पर जो परिक्रमा लगाने में है वो समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे जब पृथ्वी की निम्न कक्षा में जब उपग्रह हमने भेजा तो मात्र 90 मिनट में उसने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर ली। कितने मिनट में? 90 मिनट में। जब हमने मध्य की कक्षा में भेजा तो उसी को हमको लगभग 200 मिनट के लगभग या 180 मिनट के लगभग लगे परिक्रमा करने के लिए। तो हमने यह सोचा कि कोई ना कोई तो ऐसा स्थान होगा जहाँ पर जितना टाइम, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उतना ही समय उपग्रह को भी परिक्रमा करने में लगे। इसे आप ऐसा समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, और यदि कोई उपग्रह ऐसा हो जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी 24 घंटे का समय ले, तो जो है वह उपग्रह हमेशा एक नियत स्थान पर रहेगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, यह पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में पूरा परिक्रमण लगा लेती है। अब यदि हम यहाँ पे कोई उपग्रह भेजें
यहाँ पे कोई उपग्रह भेजे जो 24 घंटे में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ले, 24 घंटे में ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ले, तो उपग्रह से इस पर्टिकुलर स्थान का जो पर्टिकुलर स्थान पे ही यह हमेशा उपग्रह रहेगा। इस तरीके का होता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि यह जो है, इस मार्कर को ही समझ लीजिए, यह मान लीजिए दोस्तों हमारी पृथ्वी है। इसको यदि आप पृथ्वी मान रहे हैं और यह मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है। अब ये पृथ्वी हमारी 24 घंटे में घूम रही है, तो एक ऐसी कक्षा है दोस्तों 36,000 किलो, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी कक्षा आती है जो पृथ्वी के साथ साथ ही उपग्रह उसी टाइम में घूमता है। इसीलिए इस उपग्रह के लिए पृथ्वी का जो पर्टिकुलर स्थान है वह हमेशा समान ही रहता है। मतलब यदि ये बिंदुओं के पास ये उपग्रह लगा हुआ है तो जैसे जैसे ये बिंदु घूमेंगे वैसे वैसे ही ये उपग्रह भी घूमेगा। तो इस तरीके का स्थान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा कहा जाता है दोस्तों, जो पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। और इसमें जो आवर्तकाल है दोस्तों वो 24 घंटे का। एक बार फिर से छोटा सा क्विक रिवीजन करता हूँ कि पृथ्वी की 3 कक्षा है। जो लियो की कक्षा है वह 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। जो मध्य की कक्षा है दोस्तों वह 8000 से लेकर के आपका 20,000 किलोमीटर तक की है। और जो जियो की कक्षा है, जो पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा है, वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और जिसमें जो आवर्तकाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पृथ्वी का जो उपग्रह का आवर्तकाल होता है वह 24 घंटे का होता है। अब आप लोग कक्षाएं समझ गए हैं, अब हम उपग्रह समझते हैं कि किस कक्षा में हम किन उपग्रह को भेजते हैं। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की सबसे पास की कक्षा है ना, वहां पे हम सुदूर संवेदी उपग्रह भेजते हैं। सुदूर संवेदी का मतलब ये है कि इन उपग्रहों के माध्यम से क्या किया जाता है, ये पास की कक्षा में होते हैं और रेडिएशन के माध्यम से संसाधनों का पता लगाया जाता है। कैसे कि इन उपग्रहों से रेडिएशन निकलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखिए अवरक्त किरणें के सिद्धांत पर काम करते हैं और फोटोग्राफ के सिद्धांत पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यदि ये आपकी पृथ्वी है तो ये पास की कक्षा में रहेंगे और इनसे रेडिएशन भेजे जाएंगे पृथ्वी पर, और उन रेडिएशन को जब वापस वो प्राप्त करेंगे तो उनसे पूरा परिणाम वो जारी कर देंगे। कैसे उपग्रह होते हैं सुदूर संवेदी का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा कि दूर से प्राप्त होने वाला संवेदन। क्या मिलेगा? दूर से प्राप्त होने वाला संवेदन, मतलब ऐसा संवेदन जो आप किसी वस्तु को छुए बिना ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे उपग्रह हम जो है सुदूर संवेदी उपग्रह हम पास की कक्षा में भेजते हैं। इनका एक और रीज़न है पास की कक्षा में भेजे जाने का कि ये फोटोग्राफ लेने का काम करते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा कि फोटोग्राफ हमेशा पास से लेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी, सटीक आएगी, और यदि दूर से लेंगे आप तो अच्छी नहीं आएगी। तो जितने भी फोटो लेने वाले उपग्रह है, फोटो वाले उपग्रह है, जो फोटो के सिद्धांत पर काम करते हैं, किरणों के सिद्धांत पर काम करते हैं, वो हमेशा पृथ्वी के पास की कक्षा में भेजे जाते हैं दोस्तों। और इस कक्षा की ऊंचाई जो है वह 400 से लेकर 2000 किलोमीटर की होती है। और क्या यहाँ पे बताना है, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, कि यहाँ पे भेजे जाने वाले उपग्रह सारे ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। अब 2 ही प्रकार से उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। या तो इस तरीके से करेंगे जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि या तो उपग्रह जो विषुवत रेखा है उससे 90 डिग्री बनाते हुए ये परिक्रमा कर रहे हैं, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, जो भू स्थिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, या तो इस आड़ा कर सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं। तो जो खड़े करते हैं मतलब 90 डिग्री बनाते हैं विषुवत रेखा से, वे सारे उपग्रह आपके ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। और सुदूर संवेदी उपग्रह हमेशा याद रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह हमेशा ध्रुवीय प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये 2-3 फैक्ट आपके हो गए कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में हम सुदूर संवेदी उपग्रह भेजते हैं, जिनका जो आवर्तकाल है दोस्तों 90 से 180 मिनट का होता है, और यह ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। फिर हमने अभी तक कौन कौन से सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे हैं, तो अभी तक हमने रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, मेगाट्रॉपिक, ओशियन सेट और हायासिस, ऐसे बहुत सारे उपग्रह भेजे हैं दोस्तों। और अब इनका अनुप्रयोग देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मेंस की परीक्षा में भी यह आपको लिखने के लिए आ सकता है तो इस पर बहुत अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न सीधे सीधे यह बन सकता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं, इनके अनुप्रयोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनके अनुप्रयोग लिखे हुए हैं पिन पॉइंट करके। किस तरीके के अनुप्रयोग है पहले थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम उनको देख लेंगे। देखिए जितनी भी पास के उपग्रह है तो पास से फोटो खींच के क्या क्या बता सकते हैं। पहली चीज़ तो यह बता देते हैं कि कितने क्षेत्र पर वनावरण है। इसलिए हर 2 साल में जब वन रिपोर्ट आती है तो यह आपकी जो रिसोर्स सेट है इसके द्वारा लिए गए डेटा से आती है।
तो इस तरीके का डेटा कि फोटो खींच के बता देते हैं कितने क्षेत्र पर वन है, फिर और क्या बता देंगे फोटो खींच के, और यह बता देते हैं कितने क्षेत्र पर फसल लगी है और कौन सी फसल लगी है, गेहूं का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, इसका सब पूर्व अनुमान बता देते हैं कि किस तरीके से ये कितना उत्पादन होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार के आंकड़े उत्पादन के पहले ही आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? क्योंकि सरकार के पास सुदूर संवेदी उपग्रह है और सुदूर संवेदी उपग्रहों का डेटा सरकार के पास पहले ही आ जाता है, तो वो पहले ही बता देती है। सिंपल सी चीज़ है। और क्या बता देते दोस्तों, ये अवरक्त किरणें भेजते हैं पृथ्वी पर, और जब वो अवरक्त किरणें टकरा के इन उपग्रहों के पास वापस आती है तो ये खनिज संसाधनों का पता लगा लेते हैं। अब आपने देखा होगा ना कि जहां खनिज मिलने की संभावना है वहां सरकार को पहले ही पता हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इन उपग्रहों के कारण होता है, क्योंकि जितने भी खनिज है उनकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेंज होती है। वो किरणों को जब भेजते हैं वापस तो कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन हो जाता है, और उन्हीं परिवर्तनों का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन कर लिया जाता है, तो पता चल जाता है कि कौन सा खनिज किस स्थान पर मिलने वाला है। तो इस तरीके का है दोस्तों। और क्या बता सकते हैं, ये आपदा प्रबंधन में बहुत यूज़ हो सकते हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आई हुई है, पता करना है कि कितने क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, तो भी हम इन उपग्रहों का या इन उपग्रहों से ली गई फोटो की जो मदद है उससे हम कर सकते हैं दोस्तों। और क्या, तो और आपदा प्रबंधन औद्योगिक क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी बॉर्डर पे आने वाली सीमा की गतिविधियां है, सीमा पे होने वाली हलचल है, वहाँ पर ये उपग्रह बहुत उपयोगी साबित होते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हमारे पास ये सैटेलाइट नहीं रहेंगे तो हर जगह हम ऐसे किसी को बैठाल नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा है, भारत अफगानिस्तान की सीमा है, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, ऐसी जो सीमाएं हैं वो दुरूह क्षेत्र में है, वहाँ हर जगह हम सैनिक को तैनात नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन उपग्रहों के माध्यम से हम मदद लेते हैं और इनसे जो डेटा प्राप्त होता है उसके आधार पर हम रक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के इनके अनुप्रयोग है। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, कुछ पॉइंट यदि छूट गया हो तो देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है, पहले तो यह लिखा है सुदूर संवेदी उपग्रह की अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर दोस्तों? अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर, और फोटो लेकर के काम करते हैं। दूसरा यह लिखा दोस्तों, किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना जानकारी देते हैं। मैंने यही बताया ना, सुदूर संवेदन मतलब दूर से ही संवेदन, दूर से ही जिसमें संवेदना प्राप्त हो जाए वह सुदूर संवेदन है। तो संपर्क में आए बिना जानकारी। फिर अनुप्रयोग में लिखा है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में मैंने बताया अग्रिम अनुमान, मृदा की गुणवत्ता, जल प्रबंधन, मरुस्थलीकरण, ये सारी चीज़ें कृषि के क्षेत्र में मदद करेंगे। इसमें देखिए अग्रिम अनुमान पर हम चर्चा कर चुके हैं। मृदा गुणवत्ता की, ये मृदा की गुणवत्ता भी बता देते हैं, किस क्षेत्र की मृदा की गुणवत्ता जो अधिक उपजाऊ है, कहाँ पर किस फसल की खेती जो है वह की जा सकती है दोस्तों। फिर जल प्रबंधन में इन उपग्रहों की जो है भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है, तो हर आदमी या हर वहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई रह नहीं सकता जो है बता दे कि कितना क्षेत्र में बढ़ गया, कितना विस्तार हो गया। तो इन उपग्रहों की मदद से इनका जो है प्रयोग किया जाता है। फिर प्राकृतिक संसाधन में वन रिपोर्ट, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें देखा, आपदा प्रबंधन, तो ये सारे जो है आप लिख सकते हैं। इस तरीके से मेंस का आंसर बढ़िया आपका बन सकता है दोस्तों। ये की पॉइंट को याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारा पृथ्वी की मध्य की कक्षा पर। पृथ्वी की मध्य की कक्षा जो है, इसकी सबसे पहले ऊंचाई याद रखिएगा, 8000 से जो है 20,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों। और यहाँ पर हम नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह भेजते हैं। अब आप कहेंगे कि सर नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह क्या होते हैं? तो दोस्त ये जान लीजिए कि नौवहन प्रणाली आपका जीपीएस सिस्टम है। जो मोबाइल में आप गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं ना, वह सीधा सीधा आपका नौवहन प्रणाली से संबंधित है। और नौवहन प्रणाली में ये होता है कि किसी वस्तु की आपको उसी समय स्थिति बताई जाती है, और उस वस्तु में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह उसी समय तुरंत एग्जैक्ट टाइम पे बताया जाता है। इसमें किसी वस्तु को बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति और उसमें होने वाले परिवर्तन को बताने के लिए एक साथ 3 उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। समझिएगा आप कि यह कोई वस्तु है और इसकी हमें नौवहन प्रणाली से हमें इसकी स्थिति और स्थिति में परिवर्तन को ज्ञात करना है, तो इस पे 3 उपग्रहों की नज़र होगी। जो एक उपग्रह होगा वह स्थिति को बताएगा, दूसरा जो होगा वह स्थिति में परिवर्तन को बताएगा, और तीसरा जो होगा दोस्तों वह आपका समय को बताएगा। तो इस तरीके से जब आप पर्टिकुलर गूगल मैप्स चलाते हैं, जब आप देखते हैं, तो आप यह याद रखिएगा कि एक वस्तु में जब गति में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर 3 उपग्रहों की नज़र है।
तो यह होती है आपकी नौवहन प्रणाली कि किसी वस्तु की स्थिति और उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को उसी समय बता देना नौवहन प्रणाली कहलाता है। अब देखिए नौवहन प्रणाली जो है 2 प्रकार की होती है, एक वैश्विक और दूसरी क्षेत्रीय दोस्तों। जब हम वैश्विक की बात करते हैं, जब पूरी पृथ्वी को कवर किया जाता है नौवहन प्रणाली से, तो वह वैश्विक नौवहन प्रणाली कहलाती है, जिसमें कि 24 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। और क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली वह होती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र जो है किसी विशेष क्षेत्र का हम कवरेज एरिया लेते हैं, तो उसे हम क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली कहते हैं। जैसे कुछ वैश्विक नौवहन प्रणाली के एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो यह याद रखिएगा यहाँ पर कि जो वैश्विक नौवहन प्रणाली होती है दोस्तों, इसमें 24 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि आपको पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो 24 सैटेलाइट लगेंगे, जिनके माध्यम से आप पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, देखिए जैसे जीपीएस है जिसका आप यूज़ करते हैं गूगल मैप्स, यह यूएसए की है। फिर एक होती है ग्लोनास, रूस की है। गैलीलियो आपकी यूरोप की है। बायडू चीन की है। तो ये सारी वैश्विक नौवहन प्रणालियाँ हैं। क्योंकि इनके पास सारे संसाधन थे तो इन्होंने पूरे विश्व को कवर कर लिया है और इनकी वैश्विक नौवहन प्रणालियाँ संचालित हो रही है। अब एक प्रश्न दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि हमने नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह को मियो कक्षा या पृथ्वी की मध्य की कक्षा में ही क्यों भेजा। तो दोस्तों इसको जो भेजने की आवश्यकता है इसीलिए हुई क्योंकि देखिए नौवहन प्रणाली में आपको फ़ोटो भी लेना है और आपको संदेश भेजना भी है। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता है, फ़ोटो लेना है तो थोड़ा ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर जाएंगे तो फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी। और संदेश भेजना है तो संदेश भेजने के लिए यदि हम पास में रहे तो बहुत कम क्षेत्र तक संदेश हम भेज पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक मियो की कक्षा डेडलाइन डिसाइड कर ली, जिससे हम फोटो भी आसानी से खींच पाए और संदेश भी भेज पाए। तो इसीलिए नौवहन प्रणाली के सारे उपग्रहों को दोस्तों पृथ्वी के मध्य की कक्षा में भेजा जाता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भारत की जो नौवहन प्रणाली है दोस्तों उस पर। भारत की जो नौवहन प्रणाली है दोस्तों, इसमें क्या है, इसका नाम नाविक रखा गया है और इसमें भारत के आसपास का 1500 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र कवर किया गया है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र हम हमारी नौवहन प्रणाली में कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के आसपास का 1500 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र हम इस प्रणाली से कवर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रह भेजे हैं दोस्तों। कितने? 7 उपग्रह भेजे हैं। अब याद रखिएगा इसके हमने 9 उपग्रह अभी तक भेजे हैं, लेकिन 9 में क्या हुआ था कि हमारे पहला वाला जो उपग्रह था उसकी जो है वह खराब हो गया था। फिर हमने एक और दूसरा उपग्रह भेजा, वह भी खराब हो गया, असफल रहा। तो इसीलिए हमें इन 7 को भेजने के लिए 9 भेजना पड़ा। 9 तो भेजे लेकिन वर्तमान में 7 जो है वह चालू है। और इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए अभी तक हम जो है रूस की जो ग्लोनास है उसका प्रयोग कर रहे थे हमारे आतंकी जो गतिविधियां है उसके लिए, लेकिन अब हमने हमारी नौवहन प्रणाली बना ली है तो अब हमारी नौवहन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। तो और साइबर क्राइम को रोकने में सटीक समय, सीमा सुरक्षा, और थोड़े समय बाद ही आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे आप गूगल मैप्स का उपयोग कर रहे हैं वैसे ही भारत की नौवहन प्रणाली भी आ जाएगी। इसी का ऐप आप डाउनलोड करके और इससे ही आप सारे रास्तों का पता कर सकते हैं और कहीं पर भी इसके माध्यम से आप जा पाएंगे दोस्तों। तो ये है भारत की नौवहन प्रणाली जिसके बारे में, अच्छा इसके बारे में दोस्तों जब मेंस की क्लासेस हम लेंगे तो वहाँ पे और भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना आपके जानने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि भारत की जो नौवहन प्रणाली है इसके उपग्रह हमने मियो की कक्षा में नहीं भेजे हैं। इसके जो उपग्रह है दोस्तों वह हमने जियो की कक्षा में भेजे हैं, ठीक है। और इसका जो डेटा है दोस्तों, इसका डेटा हम भुवन ऐप के माध्यम से, यदि आप डाउनलोड करके देखेंगे, भुवन ऐप एक है, तो उसके माध्यम से इन उपग्रहों का जो डेटा है, इन उपग्रहों से किस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भुवन ऐप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना है आपको। मैं यह बता रहा था कि जो भारत की नौवहन प्रणाली है इसके हमने मियो की कक्षा में नहीं बल्कि हमने जियो की कक्षा में इसके उपग्रह भेजे हैं। उसका कारण भी अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा।
अब दोस्तों अंतिम कक्षा की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम कक्षा जिसका नाम है पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा, जिसकी जो ऊंचाई है वह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। मैंने शुरुआती क्लास में ही आप लोगों को समझाया कि क्यों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई रखी गई, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी का आवर्तकाल और उपग्रह का आवर्तकाल समान हो जाता है। मतलब जितने समय में पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है उतने ही समय में उपग्रह भी पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो पृथ्वी के लिए उपग्रह का एक स्थान हमेशा नियत रहता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे इस जो कैप है ये देख रहे हैं आप, इसके तरफ यदि कोई उपग्रह है, इस ओर यदि कोई उपग्रह है और यदि ये कैप घूम के इस साइड आ जाता है तो उतने ही समय में यह जो है यह उपग्रह भी इस साइड में आ जाएगा। मतलब एक निश्चित स्थान के लिए पृथ्वी के लिए उपग्रह जो है वो समान रहेगा। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और इसमें जो आवर्तकाल है 24 घंटे है, इसमें दूर संचार प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं। कारण कि दूर संचार उपग्रहों में संदेश दूर तक पहुंचाना है दोस्तों, और जब संदेश हमें दूर तक फैलाना होता है संदेश को, तो हम चाहेंगे कि उपग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा दूर स्थापित करें। छोटा सा समझिए कि यदि कोई उपग्रह हम पृथ्वी की पास की कक्षा में भेज देंगे, मान लीजिए पास की कक्षा है, तो यहाँ से ये कम क्षेत्र में सिग्नल पहुँचा पाएगा। लेकिन इसी उपग्रह को यदि हम दूर की कक्षा में भेज देते हैं तो यहाँ से यह लगभग पूरी पृथ्वी पर जो है अपने सिग्नल भेज पाएगा। तो इसीलिए जितने भी दूर संचार के उपग्रह हैं, जितने भी टेलीविज़न, मोबाइल से संबंधित जितने भी उपग्रह होते हैं, वो सारे हम पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में भेजे जाते हैं। यहाँ पर एक और बात दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर दो प्रकार की कक्षाएं होती है, एक भू स्थिर दोस्तों और दूसरी होती है भूतुल्यकारी। अब जो भू स्थिर है दोस्तों, वह देखिए विषुवत रेखा के जब समान, विषुवत रेखा के ही जो है पैरेलल में जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसे हम भू स्थिर कहते हैं दोस्तों। और जब विषुवत रेखा से कोई ना कोई एंगल बना के किसी न किसी कोण के द्वारा जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसे हम भूतुल्यकारी कहते हैं दोस्तों। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि भू स्थिर मतलब कि विषुवत रेखा के जो है पैरेलल में, विषुवत रेखा के समानांतर में कोई उपग्रह चक्कर लगाएगा तो भू स्थिर, और जब कोई कोण बना के, विषुवत रेखा से कोई कोण बना करके चक्कर लगाएगा तो उसे हम भूतुल्यकारी कहेंगे। एक और आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सूर्य तुल्यकारी उपग्रह क्या होते हैं। यदि नहीं आता है तो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। सूर्य तुल्यकारी शब्द याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य तुल्यकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। दिख रहा है ऊपर का? सूर्य तुल्यकारी उपग्रह दोस्तों, सूर्य तुल्यकारी उपग्रह क्या होते हैं बताइएगा। आगे आइए हम आते हैं कि भारत ने कौन कौन से दूरसंचार उपग्रह भेजे दोस्तों। जब हम इतिहास पढ़ रहे थे वहीं पे मैंने आपको बताया था कि 1983 में 1983 में भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह गया था और उसका नाम था इनसेट 1A। इनसेट 1A तो असफल हो गया था, 1B हमारा सफल हुआ था। तो इनसेट वाली सीरीज़ हम, अब काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी समय से इनसेट की सीरीज चल रही थी। अब हमने जो है दूर संचार के क्षेत्र में जी सेट की सीरीज चालू की है दोस्तों, जी सेट की सीरीज चालू की है, जिसके बाद हम जी सेट में भी काफ़ी सारे उपग्रह भेज चुके हैं, जिसमें ये 3 प्रमुख थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है। 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है GSAT 29, जो भारत के द्वारा भेजा गया भारत का सबसे भारी है। शब्दों को पकड़िएगा, भारत के द्वारा भेजा गया भारत का सबसे भारी 3500 किलोग्राम का है GSAT 29। फिर दूसरे नंबर पे GSAT 11 लिखा है, जो भारत का सबसे भारी है, भारत के द्वारा नहीं भेजा गया है, ये फ्रांस के स्टेशन के द्वारा भेजा गया दोस्तों। तो भारत का सबसे भारी 5800 किलोग्राम का। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि भारत का जो प्रक्षेपण यान है दोस्तों, GSLV Mark 3, जो बाहुबली है, जो सबसे शक्तिशाली हमारे यहाँ का प्रक्षेपण यान है, वह केवल 4000 किलोग्राम के उपग्रह को ही जियो की कक्षा तक ले जा सकता है। इसीलिए यह लगभग 6000 किलोग्राम का उपग्रह था, इसीलिए हमने इसको फ्रांस के स्टेशन के माध्यम से भेजा है दोस्तों। इसी तरह एक GSAT जो है 19 भी है। फिर इन जो दूरसंचार उपग्रह है, इनका अनुप्रयोग लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए, जितना भी दूर संचार से संबंधित काम है, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा हो, दूरस्थ चिकित्सा हो, चाहे सैटेलाइट मोबाइल हो, चाहे आपदा प्रबंधन में इसका यूज़ करना हो, चाहे फिर आपका रक्षा क्षेत्र में हो, नौवहन प्रणाली में हो। नौवहन प्रणाली में क्यों? क्योंकि नौवहन प्रणाली में हम भारत का जो है नाविक, इसका हम जियो की कक्षा में ही उपयोग कर रहे हैं। तो जियो की कक्षा के उपग्रह के अनुप्रयोग इस प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। सरल है, आप लोगों को याद रह जाएंगे। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा कि हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में।
सबसे पहले हम पृथ्वी की कक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। 3 जो है हमने देख ली कक्षाएं, लियो की कक्षा, मियो की कक्षा और जियो की कक्षा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इतिहास से रिलेट करूंगा कि जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था आर्यभट्ट उपग्रह जो दोस्तों, कि आर्यभट्ट जो है भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह था, पहला दूरसंचार उपग्रह था। और जो भास्कर है आपका, वह पहला सुदूर संवेदी उपग्रह था दोस्तों। भास्कर आपका पहला सुदूर संवेदी उपग्रह था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रखिएगा कि भारत का पहला यदि दूर संचार उपग्रह पूछे तो ही आर्यभट्ट लगाना है, और भारत का यदि पहला सुदूर संवेदी उपग्रह पूछे तो भास्कर प्रथम लगाना है। तो इस तरीके का लियो की कक्षा, मियो की कक्षा और जियो की कक्षा, तीनों कक्षाएं हमने देख ली। उपग्रह हमने किस किस प्रकार के सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं और किस कक्षा में भेजे जाते हैं, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप यदि इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको बार बार देख सकते हैं। और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है, हमको समझ में आता है कि हाँ हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। थैंक यू।